नमस्कार। आज अपने इतिहास विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि स्कूल व्याख्याता में पेपर द्वितीय है। और इसमें विश्व इतिहास को अपने पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम प्राचीन भारत की अपनी इसके साथ साथ कक्षाएँ हैं वो रहेगी, और फिर अपने आधुनिक और फिर मध्यकाल को हम प्रारंभ है वो करेंगे। तो विश्व इतिहास का जो प्रथम जो चैप्टर है वो दिया गया है अपने को, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का जो टॉपिक है, इसमें अपने बात करें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो इसका अर्थ, एक तो अर्थ इसके बारे में, दूसरा इसके कारण क्या है, तीसरा इसकी क्या विशेषताएं हैं, और उसके बाद में इसके किन क्षेत्रों के अंदर इसका विकास है वो हुआ है, और उसके बाद में इसका महत्व क्या है। अब क्षेत्रों में भी फिर हम अलग अलग बात करेंगे, जिस प्रकार स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, साहित्य है, और उसके बाद में संगीत कला है, और उसके बाद में विज्ञान है। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट है वो रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले अर्थ, उसके बाद में पुनर्जागरण हुआ क्या, इसका क्या कारण था, कारण के बारे में, उसके बाद में इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, और उसके बाद में इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके बाद में इसका महत्व है वो क्या है। ठीक है, तो ये अपने टॉपिक का वो रहेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अर्थ का। ठीक है, तो अर्थ क्या है कि पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जागना। पुनः जागना यानी पुनः जागृत होना। अब पुनः जागृत होने का मतलब है कि मनुष्य के मस्तिष्क का जागृत होना। अब मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो जागृत हुआ। तो ये हुआ कब, इसकी शताब्दी की हम बात करें तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। और एक अपने से शताब्दी पूछे अगर, तो हम बात कर लेंगे 15वीं शताब्दी, और अगर सन पूछे तो 1453 सन हम देखते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत है वो हुई। ये याद रखना। अब बात करते हैं कि ये शब्द जो है पुनर्जागरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिनेसा अंग्रेजी में कहते हैं। और ये शब्द रिनेसा है वो बना किस भाषा से है, फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा से ये शब्द बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, पुनः जागृत होना। अब पुनः जागृत होना क्या कि मध्यकाल के अंदर यूरोप के अंदर, यूरोप में जो कुरीतियां फैली हुई थी, कुरीतियों के जो खिलाफ है, मनुष्य का जो मस्तिष्क जागृत हुआ, उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। हम देखते हैं कि मध्यकाल में यूरोप में किसका प्रभाव था, चर्च का प्रभाव। और चर्च के प्रभाव के फलस्वरूप ही वहां पर चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, वहां पर चर्च का पूर्ण रूप से प्रभाव है वो रहता था। राजनीतिक क्षेत्र में भी पोप दखलंदाजी वो देता था। तो इसलिए चर्च के प्रभाव को कम करना, यही कारण क्या है, पुनर्जागरण। यानी चर्च के जो प्रभाव है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके कारण, उनके जो रीति रिवाज है, उनके कारण समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली थी। तो उन कुरीतियों के खिलाफ सब मनुष्यों ने इकट्ठा होकर के और एक अभियान चलाया। तो वो उनकी जो बुद्धि विकसित हुई, जो बौद्धिक चेतना हुई, वही क्या है, पुनर्जागरण है। ठीक है, तो पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, और एक शताब्दी अपने पेपर में पूछे तो 15वीं शताब्दी लिखना है,
और सन है अगर पूछे तो 1453 में इसकी शुरुआत है वो हो गई। ठीक है, अब क्या था कि पुनर्जागरण जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले इसका प्रयोग है वो किया था इटली का एक आदमी था, उसका नाम है वेसारी। क्या नाम है? इटली का आदमी है वेसारी। और उसने कहा कि किस किस के अंदर इसका प्रयोग हुआ, तो वो बताता है कि एक तो स्थापत्य के अंदर, और दूसरा मूर्ति कला के अंदर। अब स्थापत्य यानी भवन निर्माण, अब भवनों का निर्माण किया जाता है स्थापत्य में, तो भवन निर्माण के क्षेत्र में परिवर्तन आए और मूर्ति कला के क्षेत्र में परिवर्तन आए, तो वो कहता है कि यहीं से पुनर्जागरण वो हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि फ्रांस का एक व्यक्ति था दिद्रो, और दिद्रो कहता है कि ये परिवर्तन है वो कहां पर आया? साहित्य के अंदर, और साहित्य में जो परिवर्तन है वो हुआ, इसीलिए क्या है कि पुनर्जागरण है वो हुआ। ठीक है, तो दो अपने को याद रखना है, एक तो इटली का वेसारी स्थापत्य कला के बारे में कहता है और मूर्ति कला के बारे में कहता है कि भवन निर्माण और मूर्ति कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का विकास हुआ। वेसारी कहाँ का था? इटली का था। दूसरा फ्रांस का व्यक्ति था, उसका नाम क्या है? दिद्रो, जो क्या बताता है अपने को कि साहित्य के अंदर इसका विकास है वो हुआ। ठीक है, तो इस पेज में अपने क्या क्या पढ़ा? पुनर्जागरण का अर्थ कहां से लिया गया? रिनेसा अंग्रेजी में कहते हैं, फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है, अर्थ इसका होता है पुनः जागृत होना या पुनः जागना। ये क्यों हुआ? क्योंकि मध्यकाल में यूरोप के अंदर क्या था? कुरीतियां फैली हुई थी, और उन कुरीतियों के खिलाफ मानव की जो चेतना थी वो जागृत हुई, इसीलिए पुनर्जागरण का प्रारंभ है वो हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि पुनर्जागरण कब हुआ? 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ, और एक अगर ये नहीं आए ऑप्शन में तो अपने को क्या करना है? 15वीं शताब्दी को ध्यान में रखना है। एक शताब्दी पूछे और अगर सन पूछ ले तो कब शुरुआत हुई पुनर्जागरण की? 1453 से। और अगर पूछ ले कि कहां से शुरुआत हुई उसकी, तो शुरुआत हुई इसकी कहां से? इटली से। कहां से शुरुआत हुई? इटली से इसकी शुरुआत है वो हुई। अब अपने बात करते हैं कि शुरुआत है वो इटली से हुई, लेकिन प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी आता है कि शुरुआत है वो इटली से हुई, तो हुई क्यों? देश तो यूरोप में और भी थे, वहां से हो जाती, इटली से ही क्यों हुई? तो इसके भी कारण थे। पुनर्जागरण के इटली से प्रारंभ होने के कारण, इटली से प्रारंभ होने के कारण मुख्य कारण क्या है कि यहां पर इटली में हम जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या थी? एक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? रोम सभ्यता। हालांकि स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में रोम सभ्यता को हटा दिया गया, लेकिन रोम सभ्यता, अब इटली की राजधानी रोम है, यहाँ की रोम सभ्यता जो थी उस रोम सभ्यता का पतन हो गया, और पतन होने के बाद भी हम देखते हैं कि उसके जो खंडर हैं, जो अवशेष हैं, वो अब अपने को मिल रहे थे। और जब मिल रहे थे उन मनुष्यों को, तो उन लोगों ने क्या किया? उनसे प्रेरणा ली। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी हम हमारे प्राचीन जो गौरव हैं उस पर हमें नाज है, हमें एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इसलिए रोम की जो सभ्यता, हम देखते हैं कि मुसोलिनी जो था, मुसोलिनी ने भी क्या किया कि रोम की सभ्यता से प्रेरणा ली, है ना? तो उसी प्रकार इटली के जो लोग थे उन लोगों के अंदर रोम की सभ्यता के जो अवशेष बचे हुए थे उनसे उन्होंने प्रेरणा ली, और उनका मस्तिष्क जागृत है वो हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि यहां पर व्यापार बहुत बढ़िया था, क्योंकि व्यापार जो है पूर्व में हम देखते हैं कि बाइजेंटाइन साम्राज्य, उसके साथ भी व्यापार है वो चलता था। तो इस प्रकार व्यापार का जो क्षेत्र है वो मुख्य था। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है भूमध्य सागर के पास, और भूमध्य सागर से भी व्यापार करने का एक अच्छा इनको स्रोत है वो था। तो इसलिए अब भूमध्य सागर से व्यापार, तो व्यापार बढ़ा, और हम देखते हैं कि व्यापार जब बढ़ता है तो इसके साथ साथ में जब मानव की आर्थिक शक्तियां बढ़ेगी, भी अर्थ बढ़ाएगा उसका,
उसके पास में पैसा आएगा, धन आएगा, तो धन से क्या है कि वो हर क्षेत्र में विकास कर सकता है। पैसा होगा तो वो सुख सुविधाएं उसको ज्यादा होगी, तो वो क्या है कुछ नया सोचेगा, कुछ नया करने के बारे में सोचेगा। तो इसलिए अब उन लोगों ने भी क्या है कि कुछ नया सोचने का प्रयास है वो करना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस व्यापार जब बढ़ा, धन दौलत आई, तो इससे क्या था कि समाज के अंदर एक नवीन वर्ग का उदय वो हो गया, और उस नवीन वर्ग को क्या बोलते हैं, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का क्या हुआ, उदय हो गया। और मध्यम वर्ग ने इस पुनर्जागरण के अंदर क्या था, योगदान दिया। अब मध्यम वर्ग ने क्या किया, उनके पास में पैसा अधिक था, और पैसा जब आया तो उन लोगों ने क्या किया, अपने पैसे के बल पर उन्होंने कहा कि हमें चर्च के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मध्यम वर्ग ने क्या किया, चर्च की आलोचना करनी प्रारंभ है वो कर दी। चर्च की आलोचना करनी मध्यम वर्ग ने प्रारंभ कर दी। तो सभी लोगों के मन में एक विचार। उसके बाद मध्यम वर्ग के बाद हम बात करें 4 नंबर पे, तो इटली के अंदर क्या था कि विद्वान लोग ज्यादा थे। विद्वान जो लोग थे, तो विद्वानों ने क्या किया कि इन लोगों ने लोगों को जागृत किया। और हम देखते हैं कि यहां पर ऐसे ऐसे विद्वानों का जन्म हुआ, जिस प्रकार हम देखें कि दांते है, बोकासियो है, पेट्रार्क है, मैकियावेली है, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो कहाँ के थे, इटली के थे। तो इसलिए इनका जन्म हुआ। तो इसलिए क्या था कि यहां पर 5 नंबर पे बात करेंगे अपने कि विद्वान जो हुए, इस कारण क्या है कि यहां पर व्यापार और विद्वानों के चलते क्या है कि नगरों का भी उदय यहां पर हो गया। और नगरों में हम बात करें तो कौन कौन से नगर थे, जैसे फ्लोरेंस है, वेनिस है, इन नगरों का उदय हुआ। ठीक है। तो अब क्या था कि जो फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस के अंदर विद्वान अधिक थे। इसको क्या कहते हैं, विद्वानों का नगर, या इसको बोलते हैं फूलों का नगर। दोनों अपने को याद रखना है। फ्लोरेंस विद्वानों का नगर भी कहते हैं उसको, और फूलों का नगर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये कई कारण थे। इसके अलावा एक छोटा सा कारण अपने बात कर सकते हैं कि यहां पर इस समय कुछ ऐसे पोप भी हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया पुनर्जागरण को बढ़ा। हालांकि सारे पोप नहीं थे, लेकिन कुछ पोप ने भी यहां पर जो पुनर्जागरण के उदय के अंदर योगदान है दिया। ठीक है। तो ये कई कारण थे जिन कारणों से क्या था कि इटली के अंदर पुनर्जागरण की शुरुआत है वो होती है। एक बार अपनी दोबारा देखते हैं। अपने बात की इटली से प्रारंभ होने के कारण कि पुनर्जागरण इटली से ही प्रारंभ क्यों हुआ। तो पहला कारण हमने क्या पढ़ा, रोम सभ्यता थी यहाँ। ठीक है। तो रोम सभ्यता के कारण लोग वहां से प्रेरणा वो ले रहे थे उनके अवशेषों से। दूसरा, व्यापार का प्रमुख केंद्र था, और व्यापार के अंदर मुख्य रूप से कहां से व्यापार होता था, भूमध्य सागर से व्यापार होता था। ठीक है ना। तो भूमध्य सागर से व्यापार हो, तो व्यापार अधिक होगा तो उन लोगों के पास क्या आया, धन आया। धन आया तो उनकी समृद्धि है वो हुई, और जब समृद्धि हुई तो एक नए वर्ग का वहां पर उदय वो हो गया। किस वर्ग का, मध्यम वर्ग का। ठीक है। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इन लोगों ने अपने धन के बलबूते पर क्या किया, चर्च की जो कुरीतियां हैं उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। ठीक है। उसके बाद में यहां के जो विद्वान थे, क्योंकि विद्वानों का योगदान हम देखते हैं कि पहले विद्वान लोग आज भी अपने साहित्य लिखते हैं, और साहित्य के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास है वो करते हैं। तो विद्वानों ने भी लोगों को जागृत है वो किया। इसके बाद हमने बात की कि यहां पर नगरों का उदय भी हुआ था, और नगरों में फ्लोरेंस, वेनिस जैसे बड़े बड़े नगरों का, मिलान जैसे है, तो वहां पर उनका उदय हुआ। और फ्लोरेंस को क्या कहते हैं, विद्वानों का नगर, और फूलों का नगर उसको कहते हैं। उस समय के कुछ पोप थे, उन्होंने भी क्या है इसमें योगदान दिया। ये सब कारण थे इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने की।
उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे विशेष पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या है। नंबर 1, विवेक और तर्क का विकास। पहला, विवेक और तर्क का विकास। दूसरा, मानसिक चिंतन। तीसरा, सामंत प्रथा का पतन। चौथा, राष्ट्रीय राज्यों का उदय। पांचवा, परलौकिक की जगह इहलौकिक को महत्व। और छठा अपनी बात करते हैं पारलौकिक की जगह इहलौकिक को महत्व। छठा है मानववाद। मानववाद का उदय और विकास। ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर पे विज्ञान यानी तकनीकी को बढ़ावा। ठीक है, तो ये क्या थे, पुनर्जागरण के क्या थे, विशेषताएं। पहली विशेषता पे बात करते हैं, विवेक व तर्क का विकास। और दूसरा है मानसिक चिंतन का विकास। अब विवेक यानी बुद्धि, तर्क यानी तार्किक शक्ति, अपनी सोचने की, विचारने की, तर्क करने की शक्ति। तो मानव की बुद्धि का विकास हुआ और उन्होंने तर्क करना शुरू किया। और इसके साथ में मानसिक चिंतन, मनुष्य ने अपने मस्तिष्क में चिंतन किया कुछ नया करने का। दूसरा, इस काल में सामंत प्रथा का पतन हुआ, क्योंकि मध्यकाल में हम देखते हैं कि सामंतीय प्रथा थी। और सामंतीय जब प्रथा थी तो इसलिए इन सामंतीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठाएगी। और अब क्या था, लोगों ने राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना आई। ठीक है। उसके बाद में परलौकिक की जगह इहलौकिक। परलौकिक यानी स्वर्ग। क्यों? क्योंकि चर्च क्या बताता था, लोगों को बताता था कि भाई आपके सुख सुविधाएं, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो आपको नरक मिलेगा। समझ गए? तो यानी कहने का अर्थ है कि चर्च जो लोगों को बताता था वो कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, इस जीवन को अच्छा नहीं बनाना, बल्कि मनुष्य को मन में चिंता क्या रहनी चाहिए कि स्वर्ग अच्छा होना चाहिए, कि वो स्वर्ग में जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए अब लोगों के मस्तिष्क में आया कि भाई हम जी रहे हैं, हमें पता है मरने के बाद क्या होगा, किसको क्या पता है, तो इसलिए इस जीवन को अच्छा बनाएं। तो अब उन लोगों के मन में क्या हुआ कि इस जीवन को, यह लौकिक यानी इस जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया, इसको महत्व दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ, मानववाद का उदय हुआ। और मानववाद का उदय जो हुआ, हम देखते हैं कि मानववाद जो है, मानववाद के बारे में अपनी थोड़ी सी बात मैं यहां पर करूंगा नेक्स्ट में। जैसे मानववाद है, तो मानववाद का जो पिता है, मानववाद का पिता किसको कहा जाता है, पेट्रार्क। किसको कहा जाता है, पेट्रार्क। ये भी कहां का था, इटली का था, मैंने बताया पहले भी।
तो पेट्रार्क था मानववाद का पिता। और मानववाद है क्या? मानववाद है कि मानव के शरीर जीवन को, मानव के जीवन को सुखमय बनाना। समझ गए? वैसे इस शब्द का अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? उन्नत ज्ञान होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि पूछ ले कि मानववाद का अर्थ क्या होता है, तो उन्नत ज्ञान होता है। लेकिन अपने इसको डिफाइन करते हैं एक सरल भाषा में। अपने कहें कि मानववाद होता क्या है, तो अपने कह दें कि मानव के जीवन को सुखमय बनाना, यानी उस मानव को महत्व देना। अब मान लिया सरल और सिंपल तरीका मैं बताऊं तो अपने जितने लोग बैठे हैं उनके आपस के रिश्ते हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उसको महत्व दें। यही क्या है? मानववाद है। वो कहता है कि मनुष्य जीवन है उसको अच्छे से जीना है, मानव का मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मानव जीवन को समझना वही क्या है? मानववाद है। पेट्रार्क ने इस पर बल वो दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि दांते एरियसमस है वो भी जुड़े इससे। ठीक है, तो ये मानववाद है। उसके बाद में सातवां जो हमारे पास कारण है वो है विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा है यहाँ पर मिला। हम देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान पर बल दिया गया, तकनीकी पर बल दिया गया, और इस कारण हम देखते हैं कि नवीन प्रयोग है वो हुए और नवीन लोगों ने विकास किया। ठीक है, हर क्षेत्रों में विज्ञान के क्षेत्र में भी आविष्कार हैं वो हुए इस काल में। ठीक है, ये उसकी विशेषताएं रही हैं। एक बार देखते हैं अपने पुनः कौन कौन सी। विवेक और तर्क शक्ति का विकास हुआ, मानसिक चिंतन का विकास हुआ, सामंत प्रथा का क्या हुआ? पतन हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, पारलौकिक की जगह इहलौकिक को महत्व दिया, मानववाद का उदय और विकास हुआ, विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा मिला। पहला कौन सा कारण था? विवेक को, दूसरा मानसिक चिंतन, तीसरा सामंत प्रथा का पतन, चौथा राष्ट्रीय राज्यों का उदय, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आई, और पांचवा पारलौकिक जीवन को महत्व दिया गया। यही था? नहीं, ये नहीं था। क्या था? पारलौकिक की जगह यह लौकिक को महत्व है वो दिया गया था। और छठा कौन सा था? मानववाद का उदय। मानववाद का पिता कौन था? पेट्रार्क था। मानववाद का अर्थ क्या है? उन्नत ज्ञान। क्या है? उन्नत ज्ञान। और मानववाद है क्या एक्चुअल में? मानव के प्रति प्रेम, यानी मानव जीवन के महत्व को समझना। यही क्या है? मानववाद। और सातवीं विशेषता क्या पढ़ी हमने? विज्ञान तकनीकी का विकास, उसको बढ़ावा है वो दिया। ठीक है, तो ये थी पुनर्जागरण की विशेषता। अब अपने बात करेंगे पुनर्जागरण के कारण। कारण क्या है? पुनर्जागरण के कारण पहले अपने स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन है वो करें। पुनर्जागरण के कारण पहला जो कारण है, पहला कारण है कि पुनर्जागरण हुआ क्यों। अब पहले तो अपने बात की थी कि पुनर्जागरण है वो उसकी शुरुआत इटली से हुई। फिर अपने जो कारण पढ़े वो हमने पढ़े थे कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही क्यों हुई, उसके क्या कारण थे। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? पूरे पुनर्जागरण के कारण। तो पहला कारण है धर्म युद्ध। कौन सा है? धर्म युद्ध, यानी क्रूसेड। अब धर्म युद्ध जो है वो किन किन के बीच में हुआ, अपने को याद रखना है। किस किस के बीच में? ईसाइयों के बीच में और सल्जुक तुर्कों के बीच। किन के बीच में? सल्जुक तुर्कों के बीच। ठीक है, अब ये भी बात ध्यान रखनी है, ईसाई और
इस्लाम के मध्य हुआ, है ना। लेकिन क्या है, कई बार ये शब्द मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ये मुसलमान या इस्लाम नहीं लिखा होता, वहां पर क्या होता है ये शब्द डाल देते हैं, सल्जुक। ठीक है, तो इसीलिए ये अपने को ध्यान में रखना है कि सल्जुक तुर्कों के मध्य और ईसाइयों के मध्य क्या है कि ये धर्म युद्ध वो हुए। ये हुए कब, अगर हम बात करें तो 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य हुए। 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य हुए। और अगर सन अपने से पूछ ले तो 1095 से लेकर के 1291 ईस्वी तक, 1095 से लेकर के 1291 ईस्वी तक क्या था, धर्म युद्ध वो हुए। अब ये जो धर्म युद्ध हुए ये ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में इस शताब्दी में हुए, लेकिन हुए क्यों, इसका भी कारण है। कारण क्या है कि ईसाइयों का पवित्र स्थल कौन सा है, जेरूसलम। कौन सा है, जेरूसलम है। तो इस जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के ये क्या हुआ, धर्म युद्ध हुए। और अंत में जीत भाई किसकी हुई, तो अंत में इस जेरूसलम पर अधिकार किसने कर लिया, तुर्कों ने अधिकार है वो इस पर कर लिया। समझ आई बात। सबसे पहले अपने बात की धर्म युद्ध ईसाई और सल्जुक तुर्कों के मध्य हुए, और कौन सी शताब्दी में, 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच में हुए। सन अगर पूछ ले तो 1095 से लेकर के 1291 ईस्वी तक ये हुए। ठीक है, हुए क्यों, कारण क्या था कि ईसाइयों का पवित्र स्थल कौन सा था, जेरूसलम। इस जेरूसलम पर अधिकार करने को लेकर के हुए, लेकिन अधिकार कर किसने लिया, लास्ट में तुर्कों ने अधिकार है जेरूसलम पर कर लिया। अब कहते हैं कि धर्म युद्ध की शुरुआत हुई और लोगों के अंदर कहा जाता है कि एक परिवर्तन आया और पुनर्जागरण का यह कारण रहा। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, इसी के अंदर एक विद्वान है प्रिजवर्ड स्मिथ है, प्रिजवर्ड स्मिथ। और प्रिजवर्ड स्मिथ जो हैं वो कहते हैं कि पुनर्जागरण का जो कारण है वो कुस्तुतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से नहीं है। ठीक है, हम क्या मानते हैं, हमने एक सन लिखा कि कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कब कर लिया, 1453। और हमने क्या पढ़ा था कि इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई 1453 ईस्वी में, पढ़ा था। लेकिन प्रिजवर्ड स्मिथ कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था, लूथर। इस किताब में वो बताते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत 1453 में नहीं हुई, बल्कि वो तो बताते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, 1543 में, जब किताब लिखी, किसने लिखी, कोपरनिकस ने। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया, कोपरनिकस ने क्या कहा, कोपरनिकस ने कहा कि भाई पृथ्वी और जो ग्रह हैं, पृथ्वी प्लस जो ग्रह हैं, सारे ग्रह वो क्या है, किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये बात उन्होंने, क्योंकि पहले तो यही बात थी कि पृथ्वी नहीं घूमती बल्कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकस ने ये बात बताई सबसे पहले 1543। तो अब क्या था कि वो उन्होंने बताया कि पृथ्वी और जो सारे ग्रह वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो स्मिथ कहते हैं कि यहां से शुरुआत नहीं हुई, बल्कि यहां से शुरुआत है वो मानी जानी चाहिए। ये एक फैक्ट है, अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन ध्यान में तो अपने को ये रखना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहां पर प्रिजवर्ड स्मिथ की बात अपने को याद रखनी है कि प्रिजवर्ड स्मिथ मानते हैं इसको। कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने, लूथर। ठीक है, तो पहला कारण हमने कौन सा पढ़ लिया, धर्म युद्ध का कारण पढ़ लिया, कि धर्म युद्ध के कारण पुनर्जागरण हुआ था। दूसरे कारण पे चलते,
दूसरा कारण है छापा खाना का विकास। अब छापा खाना यानी मुद्रण, और मुद्रण हुआ, उसका विकास हुआ। अब मुद्रण का विकास हुआ तो इससे अपने मानेंगे कि आज कोई भी बुक है, वो बुक है, उसको अपने छापते हैं तो बहुत सारी कॉपियां एक बुक की निकल जाती हैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाती है, और वो उसको आसानी से अध्ययन कर सकता है, उसको जान सकता है कि क्या लिखा है उसमें। तो पहले क्या था कि मुद्रण नहीं था, तो लोगों को जानकारी को संजो करके रखना एक बड़ा मुश्किल काम था, और बगैर लिखत के हम मानते हैं कि उसको हम अफवाह भी मान सकते हैं कि उसका कोई शख्स नहीं है। तो इसलिए उस किताब को लिखने का काम एक किसे, जैसे अपनी आज की किताब आती इस तरह छापने का प्रयास किया गया, मुद्रण का प्रयास किया गया। तो छापा खाना का विकास जो हुआ मुद्रण का, वो हम देखते हैं कि सबसे पहले कहां हुआ, जर्मनी के। और जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति का नाम है गुटेनबर्ग। उन्होंने क्या किया, जर्मनी के मेंज नगर के अंदर छापा खाना का, छापे खाने की मशीन लगाई सबसे पहले। और इस मशीन से गुटेनबर्ग ने क्या किया, एक किताब छापी। 31 पंक्तियों की किताब थी, टोटली 31 पंक्तियां, छोटी सी किताब, बुकलेट थी। ठीक है, उस बुकलेट का नाम क्या था, द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। इस नाम से एक छोटी सी किताब है वो निकाली, इसको छापा सबसे पहले। क्या नाम था, द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे छापा खाना का विकास हुआ, और छापे खाने से ही क्या हुआ कि जो किताबों में लिखा गया लोगों तक पहुंची, और लोगों ने उन किताबों को पढ़ करके उनके अंदर एक नवीन चेतना का प्रसार वो हुआ। तो इसलिए छापा खाना का भी योगदान है वो रहा है, ठीक है, पुनर्जागरण को बढ़ावा देने में। तो दूसरा कारण हमने पढ़ा, छापा खाना का विकास कहां पर है, जर्मनी का। शहर कौन सा है, मेंज। व्यक्ति का नाम क्या है, गुटेनबर्ग। उसने क्या किया, एक 31 पंक्तियों की किताब है वो छापी। ठीक है, अगर सन भी याद करना है तो आप लोग याद कर लेना, 1454 ईस्वी के। कब छापी, 1454 ईस्वी के अंदर। इस किताब का नाम क्या था, द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। ठीक है, तो इस किताब का नाम अपने को याद रखना। तीसरा जो कारण है, तीसरा कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। अब ये अधिकार हुआ कब, 1453। और इसी सन से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत है वो मानी जाती है। इस सन को याद रखना है, भूलना नहीं है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब किया, 1453 के अंदर किया। ठीक है, अब क्या था, कुस्तुनतुनिया राजधानी किसकी थी, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है ना, किसकी राजधानी थी, कॉन्स्टेंटाइन की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रोम जो था, रोम सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो रोम क्या था, दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो पश्चिमी रोम और एक है पूर्वी रोम। एक पश्चिमी रोम और एक पूर्वी रोम, दो भागों में रोम का विभाजन हुआ। तो पश्चिमी जो रोम था, इस पश्चिमी रोम का पतन कब हो गया, 476 ईस्वी के अंदर पश्चिमी रोम का पतन है वो हो गया। और पूर्वी रोम का पतन कब हुआ, 1453
53 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो पूर्वी वाला जो था जिसको क्या बोलते थे, बाइजेंटाइन, क्या बोलते थे, बाइजेंटाइन। इस बाइजेंटाइन या पूर्वी साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, कुस्तुनतुनिया। क्योंकि इस राजधानी को विकास किसने किया, किसने बसाया, कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन एक महान शासक हुआ है जिसने सोने का सिक्का चलाया था सोलिडस नाम से। तो उस कॉन्स्टेंटाइन की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर क्या था, तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया तो युद्ध का मुकाबला भी कॉन्स्टेंटाइन ने किया, लेकिन वो लड़ता हुआ मारा गया। जब मारा गया तो वहां सब कुछ तुर्कों ने तहस नहस है वो कर दिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर दिया। तो वहां से बहुत सारे लोग है वो भागे, इधर उधर दूसरे देशों में भागे। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया के बहुत सारे जो विद्वान हैं वो अपनी पांडुलिपियों को लेकर के, अपने ग्रंथों को लेकर के दूसरे देशों में चले गए। और वो सारे के सारे लगभग जो विद्वान है वो सारे कहां पहुंच गए, इटली में पहुंच गए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि फ्लोरेंस क्या है, विद्वानों का नगर है ना। तो इटली के शहरों के अंदर वो विद्वान है वो पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने ज्ञान को फिर बताया। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया और यह भी एक पुनर्जागरण का कारण है वो बना। ठीक है, अगला जो कारण है 4 नंबर का, वो कारण है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें। अब भौगोलिक खोजें हमने क्या पढ़ा कि कुस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो इससे व्यापार के अंदर भी परिवर्तन है वो आया। हम देखते हैं यूरोप के लोग थे, कुस्तुनतुनिया के पतन से पहले यूरोप के लोग जो हैं वो पूर्वी देश जो थे, पूर्वी देश यानी एशिया के अंदर, एशिया के अंदर व्यापार है वो किया करते थे। लेकिन यहां रास्ते में किसका अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। अब जब अधिकार हो गया तो अब उनके व्यापार का ये जो रास्ता है वो तो बंद हो गया। और ये जो रास्ता बंद हो गया तो अब क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि भाई हमें पूर्व के साथ में व्यापार करना है। तो स्थल मार्ग थे तो वो तो बंद हो गए, तो अब हमें क्या करना है, नवीन मार्गों की खोज करनी। तो इसीलिए अब उन लोगों ने क्या किया, नवीन मार्ग की खोज करने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब नवीन मार्ग जो खोजे गए, ऐसे में हम देखते हैं कि स्पेन है, पुर्तगाल है। ठीक है, तो इन देशों ने क्या किया, नवीन मार्गों के खोज को बढ़ावा दिया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, तो उसने क्या किया, सबसे पहले इन खोज अभियानों को प्रोत्साहित वो किया। उन्होंने लोगों को कहा कि आप सरकार के खर्चे पर नवीन क्षेत्रों की खोज के लिए जा सकते। ठीक है, तो इसके लिए स्पेन की जो साम्राज्य थी उसने भी इन चीजों को महत्व दिया कि नवीन क्षेत्रों की खोज की जानी चाहिए। क्योंकि इस समय यूरोप के अंदर हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद को भी बढ़ावा वो मिल रहा था। तो इसलिए अब नवीन खोजें जो है उनको बढ़ावा वो दिया गया। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे 1486 के अंदर, 1486 के अंदर बोर्थोलोम्यू जो है वो कहां पहुंच गया, अफ्रीका के दक्षिण तट पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, अफ्रीका के दक्षिण तट पर पहुंच गया। कब, 1486। कौन नाम है, बोर्थोलोम्यू। ठीक है, दूसरा बात हमने करनी है कि 1492 के अंदर क्या नाम है, क्या नाम है, कोलंबस। क्या नाम है, कोलंबस। और कोलंबस जो था वो कहां पहुंच गया भाई, अमेरिका, है ना। निकला तो किस लिए था, निकला तो था भारत की खोज के लिए, कि भारत के लिए
एक समुद्री मार्ग से मैं भारत जाऊंगा, लेकिन पहुंच कहां गया? अमेरिका। अमेरिका पहुंच गया है ना। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि अमेरिका में, आपने अमेरिका का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि रेड इंडियंस, अब इंडियंस रेड, लाल इंडियन, लाल भारतीय है, तो वो नाम यहीं से पड़ा। तो कोलंबस है वो निकला अपना पूरा सैलाब लेकर के, अपने साथियों को लेकर के, पूरा बंदोबस्त करके जहाज लिए उसने, है ना, सांता मारिया, नीना और पिंटा उसके जहाज के नाम थे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अपने, सांता मारिया, नीना और पिंटा, इनको लेकर के निकला और कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया 1492 में। तीसरा अपने को याद रखना है 1498 में, थोड़ा आगे लिख देता हूं मैं। तीसरा है 1498 में, क्या नाम है? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने कहां की खोज कर दी? भारत के आने का। भारत की खोज तो हुई थी पहले भी, हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भी यूरोपीय लोग व्यापार करते थे, है ना। अपने देखते हैं अगस्टस के भारत में बहुत सिक्के मिले हैं ना, ट्राजन है ना, जूलियस सीजर है, उनके काल से भी व्यापार तो चलता था, लेकिन पहले व्यापार कैसे चलता था? स्थल मार्ग से चलता था। लेकिन अब अपने कह देते हैं, डायरेक्ट ही कह देते हैं कि भारत की खोज, भारतीय तो खोज की हुई थी, लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है ना, कि पहले तो वो स्थल से आते थे, अब स्थल मार्ग तो बंद हो गया, तो उन्होंने सोचा कि भाई जल के रास्ते भारत कैसे पहुंचा जाता, तो उस मार्ग की खोज की, कौन से? वास्को डी गामा ने भारत के लिए किस मार्ग की? समुद्री मार्ग की खोज कर दी, ठीक है। इसके अलावा 1519 के अंदर एक व्यक्ति का नाम है मेगलन। तो मेगलान ने क्या किया? अपनी जहाज लेकर के और संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर है वो लगा दिया, पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। और ये चक्कर लगाने वाला क्या था? फर्स्ट आदमी था। ये बात है अपने को याद रखनी है कि पृथ्वी का संपूर्ण चक्कर लगाने वाला पहला आदमी कौन सा था? मेगलान था, ठीक है। एक बार देखो, पहले सबसे पहले अपने क्या पढ़ा? भौगोलिक खोजें, ठीक है। यूरोपीय लोगों ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन क्यों दिया? क्योंकि उनका स्थल मार्ग पूर्व के साथ में बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कुस्तुतुनिया का पतन हो गया, पतन हो गया तो पूर्व में जाने के लिए दिक्कत महसूस होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि हम स्थल मार्ग से ही नहीं बल्कि हम जल मार्ग से जाने की खोज करेंगे। तो उन्होंने प्रयास है वो किया। तो 1486 के अंदर बार्थोलोम्यू कहां पहुंच गया? अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंच गया। उसके बाद में 1492 के अंदर कौन कौन से जहाज लिए? सांता मारिया, नीना और पिंटा। सांता मारिया, नीना और पिंटा जहाज लिए, और इन जहाजों को लेकर के वो कहां पहुंच गया? वो अमेरिका पहुंच गया। जाना कहां था? भारत जाना था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तीसरा 1498 के अंदर क्या नाम है? वास्को डी गामा, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने कहां के मार्ग की खोज कर दी? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वो कर दी। 4 नंबर पे हमने एक आदमी को पढ़ा, उसका नाम क्या था? मेगला। 1519 के अंदर मेगला ने वो कहां पहुंच गया? पृथ्वी के चक्कर लगा दिया, पूरी की पूरी पृथ्वी का चक्कर है वो उसने लगा दिया, ठीक है, याद रहेगा। तो हमने कितने कारणों की बात कर ली? 4 कारणों की, ठीक है। तो उसके बाद में अगला जो कारण, पहला कारण बताओ, पहला कारण हमने कौन सा लिखा था? है धर्म युद्ध। दूसरा छापा खाना का विकास। उसके बाद में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। और उसके बाद में भौगोलिक खोजें। और अब एक और कारण, कौन सा कारण है? मंगोलों का योगदान। कौन सा कारण है? मंगोलों का योगदान। अब मंगोलों ने क्या योगदान दिया इसको अपने देखेंगे। हम देखते हैं कि मंगोलों की पद्धतियां यूरोप के अंदर पहुंची,
ठीक है, जिस प्रकार हम देखते हैं कि दिशा सूचक यंत्र, कुतुबनुमा, कागज, बारूद, ये सब चीजें यूरोप वासियों तक पहुंची। ठीक है, तो ये ज्ञान है वो उनको मिला। इसकी शुरुआत होती है भाई 1272 के अंदर। 1272 के अंदर एक आदमी है, उसका नाम क्या है? मार्को पोलो। क्या नाम है? मार्को पोलो। और मार्को पोलो है कहां का? वेनिस का। कहां का है? वेनिस। वेनिस कहां है? इटली में, है ना। तो मार्को पोलो क्या है कि यात्री है, और मार्को पोलो पहुंच गया कहां पर है? चीन। चीन का राजा था, क्या नाम है उसका? कुबलई खां। क्या नाम है? कुबलई खां के दरबार में वो पहुंच गया और वहां वो रहा और जानकारी इकट्ठी की। वहां पर उसने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत एडवांस हैं, बारूद भी बना लेते हैं, कागज भी बना लेते हैं, रेशम का भी प्रयोग करते हैं। तो अब उसने क्या किया, ये बातें जाकर के बताई यूरोप में। तो अब वो लोग अभी इनको सीखने के लिए आतुर कि भी अपने भी सीखें, अपने भी विकास करें, अपने भी कुछ कर सकते हैं। तो अब क्या था कि मार्को पोलो के माध्यम से अब धीरे धीरे मंगोलों का ज्ञान है वो यूरोप के अंदर पहुंचने लगा। लेकिन इससे पहले वहां पर क्या था? अरबी ज्ञान। और अरबी ज्ञान के चलते हम देखते हैं कि अरस्तु जो था, वो सारे के सारे लोग है वो अरस्तु के ज्ञान पर डिपेंड थे। ठीक है, यूनान की सभ्यता में अपने पढ़ते हैं अरस्तु, तो अरस्तु पे कि ज्ञान पे डिपेंड थे। ठीक है, अब क्या था कि एक नवीन पद्धति आई जिसको अपने क्या कहते हैं? पंडित पंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पंडित पंथ कहते हैं। एक नवीन विचारधारा आई। और अब जो रोजर बेकन है, रोजर बेकन ने भी काम किया इस पर। रोजन बेकर कहता है, रोजन बेकन कहता है कि भी हमें अरस्तु के ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। वो कहता कि अरस्तु ये बात करता है, कौन सी बात करता है? कि प्रयोग करो। कि अरस्तु इस बात पर तो बल देता है कि यार प्रयोग करो। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि नवीन प्रयोग है वो करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि अरस्तु के सारे ग्रंथ है वो नहीं पढ़ने चाहिए, सारे के सारे ग्रंथ है वो बकवास है। मेरा मन करता है कि मैं अरस्तु के सारे ग्रंथ है वो फाड़ करके फेंक दूं। इससे क्या होता है कि अरस्तु के ग्रंथ एक तो अफवाहें हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। अब उन झूठी बातों को पढ़ने के लिए लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अरस्तु के ग्रंथों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें नवीन विचारधारा को अपनाना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि मंगोलों का भी योगदान है वो रहा है, वो ज्ञान है धीरे धीरे यूरोप के अंदर पहुंचा। ठीक है, तो अब अपने कितने कारण पढ़ लिए? 5 कारण पढ़ लिए। पहले कारण पे चलो भाई। पहला कारण हमने क्या पढ़ा? धर्म युद्ध। ठीक है, धर्म युद्ध पढ़ा। और किन किन के मध्य हुआ? ईसाइयों और सल्जुक तुर्कों के मध्य। और कब हुआ? 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। सन पूछ ले तो कौन सा? 1095 से 1291। ठीक है, और किस को लेकर के हुआ ये? जेरूसलम पर। किसका स्थल है? ईसाइयों का। लेकिन अधिकार किसने कर लिया? तुर्कों ने अधिकार इस पर कर लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि प्रिजवर्ड स्मिथ की बात पढ़ी। प्रिजवर्ड स्मिथ ने किताब लिखी थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? लूथर। ठीक है, अब लूथर नाम था। उस लूथर किताब में उन्होंने क्या बताया कि कुस्तुतुनिया पर पतन से क्या नहीं हुआ? पुनर्जागरण की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि पुनर्जागरण की शुरुआत तो कहां से हुई है? कोपरनिक्स ने जब किताब लिखी 1543 में, उन्होंने बताया उस किताब में कि भी पृथ्वी और जो ग्रह हैं वो किसकी शुरुआत? चक्कर, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उससे मानते हैं।
उसके बाद में दूसरा कारण हमने पढ़ा छापा खाना का विकास। छापा खाना का विकास यानी मुद्रण का विकास कहां से हुआ? जर्मनी का नगर कौन सा है? मेंज नगर है। और व्यक्ति का नाम क्या है? गुटेनबर्ग। उसने एक किताब लिखी, कितनी पंक्तियों की थी? 31 पंक्तियों की किताब थी। उस किताब का नाम क्या था? द इंडल्जेंस ऑफ निकोल्स फिफ्थ नाम था। और ये कब लिखी? 1454 के अंदर इसका मुद्रण है वो किया गया। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कोस्तोतोनिया पर तुर्कों का अधिकार, और ये कब हुआ? 1453 के अंदर। और क्या था, क्या बताया हमने? दो भाग थे रोम के, एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी पर कब अधिकार हो गया? 476 में उसका पतन हो गया। और पूर्वी का पतन कब हुआ? 1453 के अंदर। अब जब पतन हो गया तो आगे वाला कारण हमने क्या पढ़ा? यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। ठीक है। आगे वाला कारण क्या पढ़ा? भौगोलिक खोजों को बढ़ावा। तो भौगोलिक खोजें यानी कुस्तुतुनिया पर अधिकार होने के बाद यूरोप का पूर्व के साथ में जो व्यापार चलता था वो क्या हो गया? बंद हो गया। अब उन्होंने नवीन खोजों को प्रोत्साहित किया। और जैसे स्पेन है, पुर्तगाल के जो राजा शासकगण थे, राजकुमार थे, उन्होंने महत्व दिया इसको। तो सबसे पहले 1486 के अंदर कौन? बार्थोलोम्यू कहां पहुंच गया? अफ्रीका के दक्षिणी तट पे पहुंच गया। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो 1492 के अंदर क्या नाम है? कोलंबस कहां पहुंच गया? अमेरिका। जाना कहां था? भारत जाना था। ठीक है। कौन कौन से जहाज? सांता मारिया नीना और पिंटा लेकर के। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा 1498 के अंदर क्या नाम है? वास्को डी गामा कहां के समुद्री मार्ग की खोज की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज है वो करती। उसके बाद 1519 में क्या हुआ? मेगलान जो था वो कहां गया भाई? उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर जहाज लेकर के लगा दिया, पहला आदमी था। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा मंगोलों का योगदान। दिशा सूचक यंत्र, कागज, बारूद, ये सब उन लोगों के पास था। ये ज्ञान वो किसी को देते नहीं थे, लेकिन एक बंदा पहुंच गया। उसका नाम क्या था? मार्को अपोलो। कब पहुंचा? 1272 में। और 1272 में पहुंचा तो वो उसने वहां से ज्ञान है कहां पहुंचा दिया? यूरोप के अंदर। ठीक है। अब क्या है? एक व्यक्ति का नाम हमने और पढ़ा। किसका नाम पढ़ा? रोजर बेकन का। रोजर बेकन क्या कहता है? रोजर बेकन कहता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए? हमें अरस्तु पर डिपेंड है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? जो बातें अरस्तु की अच्छी हैं उन्हीं को ही अपनाना चाहिए। ठीक है। तो ये कारण हमने पढ़े। 5 कारण एक बार मेरे को और बता दो। पहला कारण कौन सा था? धर्म युद्ध। दूसरा छापा खाने का विकास। तीसरा कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। और चौथा भौगोलिक खोजें। चौथा भौगोलिक खोजें। और पांचवा मंगोलों का योगदान। 5 कारण हमने पुनर्जागरण के पढ़े। ठीक है। इन 5 कारणों से पुनर्जागरण हुआ। हुआ कहां से? इटली से। कब शुरुआत हुई? 1453 में। पुनर्जागरण का सन क्या है? 1453 शुरुआत का। और वो पूछ ले तो एक शताब्दी पूछ ले तो 15वीं, लेकिन दो पूछ ले तो 14वीं से 16वीं शताब्दी। पुनर्जागरण किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। अर्थ क्या होता है? पुनः जागृत होना। ठीक है। अब अपने बात करते हैं पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई, लेकिन इसका किन किन क्षेत्रों के अंदर योगदान रहा, किन किन क्षेत्रों के अंदर विकास हुआ, उन क्षेत्रों की बात करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं अपने नंबर 1 पे साहित्य में
पुनर्जागरण का योगदान या अपने कई विकास। ठीक है, तो साहित्य के अंदर क्या क्या विकास हुआ। ठीक है, हमें तो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से ध्यान में रखना है और साथ साथ याद करते चले जाना है। सबसे पहले साहित्य का योगदान कहां से पढ़ेंगे भी? शुरुआत पुनर्जागरण की कहां से हुई थी? इटली से ही हुई। तो इटली के जो लोग हैं उन लोगों के बारे में अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या कौन कौन बताया मैंने? पहला क्या बताया था? दांते। क्या नाम बताया? दांते। उसके बाद में पेट्रार्क। दांते, उसके बाद में पेट्रार्क, फिर बुकासियो। क्या नाम था? बुकासियो। उसके बाद में मैकियावली। उसके बाद में मैकियावली। ठीक है, तो इन व्यक्तियों के पहले तो नाम अपने को याद करना है, फिर इन लोगों ने साहित्य में योगदान क्या दिया उसको देखना है। तो पहला आदमी क्या है? इटली का अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? दांते। क्या नाम है? दांते। ठीक है, तो दांते जो है उसने क्या लिखा? डिवाइन कॉमेडी। क्या लिखा? डिवाइन कॉमेडी। उसकी एक रचना है डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी में उसने क्या बताया कि नरक से स्वर्ग की यात्रा, नरक से स्वर्ग की यात्रा के बारे में बताया। एक काल्पनिक यात्रा के बारे में बताया कि मनुष्य है वो नरक में किस प्रकार और स्वर्ग की यात्रा वो किस प्रकार करता है। ठीक है, कौन सी है? डिवाइन कॉमेडी। दूसरी उसने क्या लिखी? डी मोनार्कियो। डी मोनार्किया। डी जो मोनार्किया है इसमें उसने क्या किया? उसमें उसने चर्च यानी ईसाई धर्म पर कुठाराघात किया। क्या किया? ईसाई धर्म पर कुठाराघात किया। उसने बताया कि भाई हमें इन कुरीतियों में नहीं पड़ना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। चर्च के विरोध में बातें लिखी। विरोध में बातें लिखी तो क्या हुआ कि पोप ने क्या किया? डी मोनार्किया को जलवा दिया। क्या कर दिया? डी मोनार्किया रचना थी उसको जला दिया। ठीक है, इसके अलावा बितानोवा। बितानोवा। बितानोवा जो रचना है ये क्या? प्रेम गीत है। प्रेम गीत है और इसमें क्या है? बिट्रिस नाम की महिला है, उसके सौंदर्य का वर्णन है वो किया गया। ठीक है, तो कौन कौन सी रचना है दांते की? डिवाइन कॉमेडी, डी मोनार्किया और बितानोवा। तीन रचना याद रखना। कहां का है बंदा? इटली का है। और क्या नाम है? दांते नाम है। और कौन सी रचना है पहली? डिवाइन कॉमेडी। ठीक है ना, दांते में भी किया हुआ है डी और यहां पर भी क्या है? डी और यहां पर भी क्या है? डी। याद रह जाएगा। ठीक है, दो याद रह जाएगी तो एक तो अपने आप ही याद रह जाएगा। समझ गए? दो रचना के बाद में उसने सोचा कि भाई एक महिला की प्रशंसा करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए उसने बितानोवा है वो लिख दी। ठीक है, तो दांते की रचना क्या है? डिवाइन कॉमेडी और दूसरी डी मोनार्किया और बितानोवा। तीन रचनाएं हैं वो उसने कर दी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम है पेट्रार्क। क्या नाम है? पेट्रार्क। पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? मानववाद का पिता। क्या कहा जाता है? मानववाद का पिता। ठीक है, पेट्रार्क को मानववाद का पिता। और यहां एक बात अपने को और ध्यान में रखनी है, पहले भी हमें पढ़ के आए। ठीक है, मानववाद का अर्थ क्या होता है? उन्नत ज्ञान। क्या अर्थ होता है? उन्नत ज्ञान अर्थ होता है। और मानववाद यानी मानव का मानव के प्रति व्यवहार। समझ गए? और मानव का मानव के प्रति व्यवहार पारलौकिक नहीं है बल्कि क्या है? इहलौकिक है। इहलौकिक को ही महत्व देना है। तो इसलिए पेट्रार्क ने मानववाद का
विकास किया। और पेट्रार्क के साथ में हम देखते हैं दांते और इरेस्मस भी उसके साथ में जुड़ गए। इरेस्मस को क्या कहा जाता है? मानववादियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो पेट्रार्क मानववाद का क्या है? पिता है। इसने रचना लिखी फेमिलियर लेटर्स। फेमिलियर लेटर्स, ठीक है। कौन सी रचना है? फेमिलियर लेटर्स। याद कैसे करेंगे? फैमिली, ठीक है। तो फैमिली यानी पेट्रार्क, पेट्रार्क से अपने याद कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पहला क्या पढ़ा हमने? दांते। क्रम से याद रखना है। दांते यानी दादा, याद कैसे करेंगे? दांते यानी दादा। और उसके बाद में पेट्रार्क यानी पिता, पेट्रार्क यानी पिता। और तीसरे नंबर का कौन आया? बुकासियो, बुकासियो यानी बेटा। पहला कौन था? दांते यानी दादा, उसके बाद में पिता यानी पेट्रार्क, और फिर बेटा बुकासियो। ठीक है, तो फैमिली के अंदर लेटर कौन लिखता है? पिता। कौन लिखता है? पिता फैमिली के अंदर लेटर लिखता है। उसके बाद में बुकासियो, बुकासियो जो है उसने भी एक रचना लिखी, वो की काफी फेमस रचना थी। बुकासियो ने लिखा डेकमेरोन। क्या लिखा? डेकमेरोन। काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो रही है डेकमेरोन। और डेकमेरोन में उसने क्या किया? उस समय के तत्कालीन समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, धर्म के अंदर जो क्या फैला हुआ था? भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उस भ्रष्टाचार पर लिखा। और इसके अंदर एक है उस समय फैली हुई बीमारी, ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी थी। उस बीमारी का भी वर्णन है वो किया गया। जिस प्रकार कोरोना महामारी आई उसका वर्णन है किया गया किताबों के अंदर, तो वैसे ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी थी, उस महामारी का वर्णन। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ब्लैक डेथ बीमारी का उल्लेख वो हाँ किया गया है डेकमेरोन में। और डेकमेरोन रचना किसकी है? बोकासियो की रचना है। ठीक है, ये थे इटली वाले। ठीक है, अब इटली वालों ने काम करना जब शुरू किया तो अन्य देशों के भी लोग हैं वो जागृत हुए। उन्होंने भी कहा भी हम भी लिखेंगे। तो अब अपने देखते हैं आगे अन्य देशों के। उसके बाद में फ्रांस की बात कर लेते हैं। फ्रांस के जो लोग थे उसमें कौन था? रेबेलस। रेबेलस जो है उसने 2 ग्रंथों की रचना। रेबेलस ने कौन से? 2 ग्रंथ। रेबेलस की कृति भी बहुत प्रसिद्ध है। एक वाक्य कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है। रेबेलस ने क्या कहा? केवल मनुष्य ही हंस सकता है। हम देखते हैं कि मनुष्य ही हंस सकता है, ये भी बात उसकी सही है। तो इसलिए रेबेलस ने कहा कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है। तो उसने 2 किताबें लिखी, एक है पेंटाग्रुएल और दूसरी गारगंतुआ। पेंटाग्रुएल और गारगंतुआ। पेंटाग्रुएल यानी नया संदेश। क्या है? नया संदेश। कहा जाता है कि ये नया संदेश लेकर के धरातल पर ताजी हवा के समान है ये फैली। तो नया संदेश किसकी रचना है? रेबेलस। कहाँ का है? फ्रांस का है। पेंटाग्रुएल और गारगेंतुआ 2 रचनाएं किसकी है? रेबेलस की। ठीक है, उसके बाद में फ्रांस के बाद में अपने बात करते हैं हॉलैंड की। हॉलैंड यानी डच। और डच कौन था? एक व्यक्ति का नाम आता है यहां पर इरेस्मस। क्या नाम है? इरेस्मस। इरेस्मस इरेस्मस ने क्या किया? एक किताब लिखी, काफी प्रसिद्ध रही। हम देखते हैं कि धर्म सुधार के अंदर भी इरेस्मस का नाम आता है। उसने बहुत प्रहार किए चर्च पर, ठीक है, व्यंग्यात्मक रूप से। तो इसलिए इरेस्मस जो है उसने क्या किया? एक किताब लिखी 1511 के अंदर। उसकी किताब का नाम है द प्रेज ऑफ फोली। द प्रेज ऑफ फोली।
यानी मूर्खता की प्रशंसा, मूर्खता की प्रशंसा। हॉलैंड का आदमी था, क्या नाम है, इरेस्मस। और इरेस्मस को हमने क्या बताया था, मानववादियों का राजकुमार, मानववादियों का राजकुमार। और मानववाद का पिता कौन है, पेट्रा। ठीक है ना, तो मानववादियों का क्या है, राजकुमार इरेस्मस। इरेस्मस ने किताब लिखी, कौन सी, द प्रेज ऑफ फोली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। और इसमें क्या कहा गया, इसमें चर्च के यानी ईसाई धर्म की जो कुरीतियां हैं उस पर कुठाराघात किया गया। किस तरीके से, व्यंग्यात्मक, व्यंग्य किए गए उस पर। ठीक है, तो कहा, इसीलिए तो कहा जाता है कि मार्टिन लूथर से ज्यादा चर्च पर जो कुठाराघात करने वाला है, उस पर प्रभाव डालने वाला जो व्यक्ति, वो इरेस्मस है। ठीक है, तो क्या नाम है, इरेस्मस, प्रेज ऑफ फोली, मूर्खता की प्रशंसा। ठीक है, उसके बाद में एक आदमी आता है स्पेन का, स्पेन का, उसका नाम क्या है, सर्वेंटीज। क्या नाम है, सर्वेंटीज। और सर्वेंटीज ने किताब लिखी डॉन क्विक्सोट। क्या नाम है, डॉन क्विक्सोट, मूर्खता की मूर्खता क्या, डॉन क्विक्सोट। ठीक है, सर्वेंटीज ने। और सर्वेंटीज का भी इस किताब में अपने एक लाइन है सर्वेंटीज की, काफी प्रसिद्ध है कि हर कुत्ते का दिन है वो आता है। ठीक है ना, तो डॉन क्विक्सोट के अंदर सर्वेंटीज ने लिखा है। ठीक है, तो ये कहां का था, स्पेन का था सर्वेंटीज, डॉन क्विक्सोट उसने लिखा। अब सारे छोटे छोटे देशों की बात कर ली, लेकिन इंग्लैंड वाले कहते कि हमारी भी बात करो, तो अपने बात किसकी कर लेते हैं, इंग्लैंड वाले जो हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। उनको पीछे क्यों छोड़ें। तो यहां पर पहला जो आदमी है, क्या नाम है, चौसर। क्या नाम है, चौसर। चौसर को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी काव्य का पिता, अंग्रेजी काव्य का पिता। ठीक है, या अंग्रेजी साहित्य का होमर। क्या कहा जाता है, अंग्रेजी साहित्य का होमर। ठीक है, चौसर ने क्या लिखी, किताब लिखी है, क्या नाम है, कैंटरबरी टेल्स। क्या नाम है, कैंटरबरी टेल्स। दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है टॉमस मूर। क्या नाम है, टॉमस मूर। टॉमस मूर ने क्या किताब लिखी, यूटोपिया। क्या नाम है, यूटोपिया। यूटोपिया में क्या कहा गया, उसने कहा कि आदर्श समाज किस तरह होता है, आदर्श राज्य और समाज की कल्पना है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा जो व्यक्ति आता है उसका नाम क्या है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो था उसने लिखा कौन कौन सी, उसकी किताबें काफी प्रसिद्ध है। और हम देखते हैं कि आज भी उनकी किताबों को स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, हमारे भी अंग्रेजी माध्यम के अंदर लगती है। तो विलियम शेक्सपियर की किताब एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। ठीक है, उसके बाद में मैकबेथ, ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर। तो इस प्रकार विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी किताबों की रचनाएं वो की। ठीक है, तो इस दौरान साहित्य को खूब बढ़ावा मिला। सभी देशों के जो विद्वान थे उन्होंने साहित्य पर काम करना शुरू किया।
जिनकी अपने अभी बात की। एक बार अपने देखते हैं साहित्य में हमने किन किन लोगों के बारे में पढ़ा है। साहित्य में योगदान में सबसे पहले अपने पढ़ा किसको? इटली के कौन था? 3 व्यक्तियों का नाम याद रखा, दांते, पेट्रार्क और बोकासियो। दांते, पेट्रार्क और बोकासियो। पहला नाम था दांते का, डी से शुरू हुआ, तो रचना भी डी से, डिवाइन कॉमेडी। क्या इसमें? नरक से स्वर्ग की यात्रा का वर्णन है। उसके बाद में डी मोनार्कियो क्या है? सर पर कुठाराघात किया गया है। बीतानोआ में क्या किया गया है? प्रेम गीत उसके लिखे गए। तो डिवाइन कॉमेडी, डी मोनार्किया और बीतानोआ। उसके बाद में दूसरा हमने पढ़ा पेट्रार्क। पेट्रार्क क्या है? मानववाद का पिता है। उसने क्या लिखा? फेमिलियर लेटर। हमने देखा कि फैमिली को लेटर कौन लिखता है? पिता लिखता है। ठीक है। उसके बाद में बोकासियो, बेटे की बात आई तो बोकासियो ने क्या लिखा? डेकमेरोन लिखा। ठीक है। तो अब क्या है? भ्रष्टाचार पर इसमें बात की गई है। और इसके अलावा ये क्या? ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी थी, और बीमारी का भी वर्णन है वो डेकमेरोन के अंदर किया गया। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें फ्रांस का, तो फ्रांस का कौन था? रेबेलस था। रेबेलस ने क्या लिखा? पेंटाग्रुएल और गारगंतुआ। पेंटाग्रुएल और गारगंतुआ उसने लिखा। और उसके बाद में हॉलैंड का जो था, क्या नाम था? इरेस्मस। उसको क्या कहते हैं? मानववादियों का राजकुमार इरेस्मस को कहा जाता है। और उसने क्या किया? द प्रेज ऑफ फोली लिखे, मूर्खता की प्रशंसा। याद रह जाएगी कहां का था? हॉलैंड का था। ठीक है। इसका पूछा जाता है लगभग एग्जाम में, याद रखना अपने को। स्पेन का कौन था? सर्वेंटीज। स्पेन और सर्वेंटीज। और सर्वेंटीज कौन हो? डॉन हो। सर्वेंटीज कौन हो? डॉन हो। ई खातर के लिख दी? डॉन क्विक्सोट उसने लिख दी। उसके बाद में हमने लास्ट में बात की थी कि सबको याद कर लिया आपने। इंग्लैंड वाले नाराज हो गए, कहते हमारी बात नहीं की। कहते हम 3 लोग हैं, और तो एक ही थे, उनकी बात कर, लेकिन हम 3 लोग हैं। पहला कौन था? चौसर। ठीक है। दूसरा थॉमस मूर, और तीसरा विलियम शेक्सपियर। थॉमस, जो पहला बात करते हैं चौसर की। चौसर को क्या कहते हैं? अंग्रेजी काव्य का पिता कहते हैं, और उसको अंग्रेजी साहित्य का होमर भी कहा जाता है। उसके बाद में रचना कौन सी उसकी? कैंटरबरी टेल्स। ठीक है। कौन सी? कैंटरबरी टेल्स। ठीक है। दूसरा थॉमस मूर। थॉमस मूर किसकी रचना है? यूटोपिया। थॉमस मूर की रचना यूटोपिया। यूटोपिया में क्या किया गया? आदर्श समाज की कल्पना है वो की गई है। विलियम शेक्सपियर ने तो बहुत सारी किताबें लिख दी। क्या नाम है? एज यू लाइक इट। ठीक है। मैकबेथ, ओथेलो, हेमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, बहुत सारी किताबें उसने लिखी। तो ये था साहित्य। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इस काल में मैकियावली जो है, मैकियावली वो भी इटली का ही बंदा था। और मैकियावली ने भी क्या किया? लिखा द प्रिंस। मैकियावली ने क्या लिखा? द प्रिंस लिखा। और द प्रिंस क्या है? एक राजनीतिक ग्रंथ है। द प्रिंस क्या है? राजनीतिक ग्रंथ है। और मैकियावली को क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। मैकियावली को क्या कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। और चाणक्य ने क्या किया? अर्थशास्त्र लिखी थी, है ना, तो जिसमें राजनीतिक सिद्धांत थे। तो उसी प्रकार जो दूसरा नाम किसका है? मैकियावली। द प्रिंस लिखा, राजनीतिक बातें उसमें बताई गई। वो बताता है कि एक राजा को एक शेर और एक लोमड़ी का अभिनय एक साथ कैसे किया जा सकता है। उसका स्पष्ट मानना है कि भाई राजा को अपने जो वादे किए हैं उस पर नहीं रहना चाहिए। समझ गए? स्थिति के अनुसार रहना चाहिए राजा को। ठीक है। वादे वुदे कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैकियावली का भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। एक बार अपने रिपीट करेंगे पूरा का पूरा जो आज हमने पढ़ा है। ठीक है। चलते हैं अपने पहले पेज पर।
पुनर्जागरण, फटाफट आप लोग बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा। पुनर्जागरण, रेनेसा, फ्रेंच भाषा का क्या अर्थ है? पुनः जागना, ठीक है। और 14वीं से 16वीं शताब्दी मध्य, एक शताब्दी कौन सी है? 15वीं, और सन 1453, ठीक है। और सबसे पहले कहां हुआ? इटली के अंदर हुआ, और इटली का ही बंदा था, क्या नाम था? वेसारी। वो क्या कहता है कहां हुआ ये? स्थापत्य और मूर्तिकला के अंदर। उसके बाद फ्रांस का क्या नाम है? दिद्रो, और वो क्या कहता है? साहित्य के अंदर इसका प्रयोग, ठीक है। दूसरा, इटली के प्रारंभ होने के कारण, इटली में हुआ तो क्यों हुआ? रोम सभ्यता के अवशेष मिल रहे थे वहां, व्यापार का मुख्य केंद्र था, और मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जिन्होंने चर्च की आलोचना करनी शुरू कर दी। विद्वानों ने लोगों को जागृत किया, और इसके अलावा क्या कारण थे? नगरों का वहां पर उदय हो गया, फ्लोरेंस, वेनिस जैसे बड़े नगरों का उदय हुआ। विद्वानों का और फूलों का नगर फ्लोरेंस को कहा जाता है। पोप का भी, कुछ पोप ने भी योगदान रहा। यहाँ ये नहीं है कि सारे पोप ने योगदान दिए, 2-3 ने, ठीक है। उसके बाद में विशेषताएं क्या रही? पुनर्जागरण की विशेषताएं, विवेक और तर्क का विकास हुआ, मानसिक चिंतन का विकास हुआ, सामंत प्रथा का पतन हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, पारलौकिक की जगह इहलौकिक को महत्व दिया गया, और मानववाद का उदय और विकास हुआ। एक कारण हमने और पढ़ा, क्या कारण विशेषता थी? विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा है वो दिया गया। मानववाद का पिता कौन है? पेट्रार्क है। मानववाद का अर्थ क्या है? उन्नत ज्ञान। क्या है? उन्नत ज्ञान, लेकिन मानव के जीवन को सुखमय बनाना, महत्व देना उसको, ठीक है। उसके बाद में कारण हमने पढ़े। पुनर्जागरण का पहला कारण कौन सा पढ़ा? धर्म युद्ध को पढ़ा, और धर्म युद्ध किसको लेकर के हुआ? जेरूसलम के लेकर के हुआ, ईसाइयों और सल्जुक तुर्कों के मध्य 11वीं से 13वीं शताब्दी में। सन कौन सा है? 1095 से 1291 के मध्य, और अंत में अधिकार किसने कर लिया? तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया। पीजवर्ड स्मिथ कहता है कि कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार जो है, वहां से पुनर्जागरण की शुरुआत नहीं है, बल्कि शुरुआत तो कहां से है? 1543 के अंदर जो किताब लिखी कोपरनिकस ने, और उसने पृथ्वी को बताया कि वो सूर्य की चक्कर है वो लगाती है। दूसरा, छापा खाना का विकास, मुद्रण का विकास हुआ। जर्मनी के मेंज नगर में किसने? गुटेनबर्ग ने छापा खाना लगाया, वहां 31 पंक्तियों की किताब छापी, उसका नाम क्या था? द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद में आगे हमने पढ़ा कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, 2 भागों में, पश्चिमी और पूर्वी। 1453 में पूर्वी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद में भौगोलिक खोजें, पूर्व की तरफ व्यापार बंद हो गया जब, तो खोजें हुई। 1486 के अंदर कौन गया? बार्थोलोम्यू। कहां गया? अफ्रीका के दक्षिणी तट पर गया। और 1492 में कोलंबस कहां गया? अमेरिका गया। कौन कौन सा? सांता मारिया, नीना और पिंटा जहाज के नाम है। उसके बाद में 1498 के अंदर वास्को डी गामा कहां? भारत पहुंच जाता है। 1519 के अंदर मेगलान ने क्या कर दिया? संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर है वो लगा दिया। उसके बाद आगे वाला जो कारण है वो है मंगोलों का योगदान, ठीक है। मंगोलों का जो योगदान है उसमें दिशा सूचक यंत्र, कागज और बारूद का ज्ञान लेने के लिए कौन पहुंच गया? 1272 में मार्को पोलो, और वो आकर के उसने बताया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं रोजर बेकन की भी बात हमने पढ़ी थी कि प्रयोग करो, और प्रयोग अपने को भी करना है, ठीक है ना। घर पे जाकर के इन सबको लिख करके देखना है कि याद हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये प्रयोग करना है, फिर याद हो जाए, फिर बगैर किताब बंद करके और फिर भी लिखना है। उसके बाद में साहित्य में क्या योगदान रहा? इटली वाले की बात करें तो कौन कौन से थे? दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो। एक नाम मैकियावेली का भी याद रखना है, ठीक है। तो दांते डिवाइन कॉमेडी, डी मोनार्किया और बिता नोवा, ठीक है, ये उसकी रही रचना। उसके बाद में पेट्रार्क मानववाद का पिता और फेमिलियर लेटर्स, ठीक है। और उसके बाद में बोकाशियो डेकमेरोन उसने लिखा, और भ्रष्टाचार
पर बात कही गई और ब्लैक डेथ नाम की जो बीमारी है उस पर बात है वो कही गई है। फ्रांस का बंदा कौन था? रेबेलस। उसने क्या किया? पेंटाग्रुएल और गार्गेन का, तो है ना, नया जीवन कहते हैं उसको। उसके बाद में हॉलैंड का कौन था? इरेस्मस, मानववादियों का राजकुमार। 1511 के अंदर एक किताब लिखी, द प्रेज ऑफ फोली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। ठीक है। उसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा स्पेन का सर्वेंटीज और सर्वेंटीज डॉन क्विक्सोट। इंग्लैंड के अंदर सोसर, अंग्रेजी काव्य का पिता, कैंटरबरी टेल्स लिखी उसने। टॉमस मोर ने यूटोपिया, आदर्श राज्य की कल्पना की। और विलियम शेक्सपियर जो था उसने एज यू लाइक इट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, है ना। तो ये सारी किताबें हैं वो किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने किताब है वो लिखी। ठीक है। तो आज की अपनी क्लास है वो इतनी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।